नमस्कार, आप देख रहा है इंडिया और मैं हूं नगमा। राम मंदिर में चढ़ावा कांड के गुनाहगारों पर शिकंजा और ज्यादा कस गया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बढ़ती हुई जांच में आरोपियों के खिलाफ हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, नए सबूत मिल रहे हैं और इन सब के बीच सवालों के घेरे में ट्रस्ट की त्रिमूर्ति भी है, यानी चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, जिनके भविष्य पर 6 जुलाई को अयोध्या की बैठक में फैसला होने वाला है। ये माना जा रहा है कि बैठक के बाद ही कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर राम मंदिर में रामद्रोही के असली किरदार के कितने चेहरे थे। आठ आरोपियों के बाद अब हर निगाह उन 3 चेहरों पर टिकी हुई है जो लगातार सुर्खियों में बने हुए। एसआईटी ने महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल राव को अपने रडार पर ले रखा है। शुक्रवार को एसआईटी ने इनमें से 2 दिग्गजों अनिल मिश्रा और गोपाल राव को आमने सामने बैठाकर घंटों मैराथन पूछताछ की। पूछताछ के दौरान चंपत राय भी तीर्थ क्षेत्र में मौजूद रहे। एसआईटी ने अनिल मिश्रा, गोपाल राव की चल अचल संपत्ति और आर्थिक जानकारियों से जुड़े दस्तावेजों को तलब किया। अनिल मिश्रा के नए आवास, उनकी आय के साधन और पिछले कुछ वर्षों में उनकी आय में हुई वृद्धि से जुड़ी जानकारियों को भी एसआईटी ने तलब किया। जांच केवल चढ़ावा चोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि मंदिर निर्माण के दौरान, खरीद फरोख्त के दौरान मोटी कमीशनखोरी और अपनों को लाभ पहुंचाने के गंभीर आरोपों की भी परतें खंगाली जा रही हैं। ट्रस्ट के खातों का री ऑडिट होने जा रहा है, यानी देखा जाएगा कि कहां से कितना पैसा आया, कहां लगा, कितना बचाया गया। अगर इसमें गड़बड़ी मिली तो नए सिरे से कुछ लोगों पर शिकंजा कस सकता है। इन सब के बीच निगाहें सीधे तौर पर 6 जुलाई को सुपर मंडे पर टिकी है, जब अयोध्या की मणिराम दास छावनी में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की सबसे हाई प्रोफाइल और आपातकालीन बैठक होगी, जिसमें महंत नृत्य गोपाल दास समेत ट्रस्ट के सभी मेंबर शामिल होंगे। इस बैठक में तय होगा कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों का क्या किया जाए। ट्रस्ट ने साफ कर दिया है कि पहले इस्तीफों पर चर्चा होगी, उसके बाद चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट भी रखी जाएगी। इसके बाद मंदिर में नए पदाधिकारियों की भर्ती और नई वित्तीय व्यवस्था पर मोहर लगेगी। संक्षेप में कहें तो ट्रस्ट की बैठक के प्रमुख एजेंडे के तौर पर त्याग पत्र पर विचार होगा, मंदिर प्रबंधन व्यवस्था पर विचार होगा, रिक्त पदों पर चयन, नामों पर चर्चा होगी और अन्य आवश्यक बातों पर भी विचार किया जाएगा। हालांकि इन सबसे पहले ही चंपत राय के समर्थन में साधु संतों से लेकर देश के शंकराचार्य भी अपने समर्थन की धूनी रमाते नजर आ रहे हैं। एक तरफ ट्रस्ट की 3 अहम हस्तियों पर फैसला होना है, तो दूसरी तरफ पकड़े गए आरोपियों की अकूत संपत्तियों पर हर दिन के साथ नए खुलासे हो रहे हैं। इनमें भी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और अविनाश शुक्ला पर सनसनीखेज खुलासों की बाढ़ आई हुई है, जिन्होंने चढ़ावा गिनती की पवित्र व्यवस्था को लूट का जरिया बना दिया। जांच एजेंसियों ने आरोपी अनुकल्प मिश्रा, उसके जीजा लवकुश मिश्रा की 12 से ज्यादा संपत्तियों को चिन्हित किया है, जिनमें से कुछ को हाल फिलहाल में ही खरीदा गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लवकुश और अनुकल्प ने रामलला के चढ़ावे के पैसों का इस्तेमाल कर अयोध्या, पसावा, मिल्कीपुर और रुदौली समेत कई इलाकों में करोड़ों रुपए की जमीनें और मकान खरीद डाले हैं। इनमें से कुछ संपत्तियां तो आरोपियों के नाम है, तो कुछ परिवार वालों के नाम पर होने की भी जानकारी मिली है। अयोध्या प्रशासन और एसआईटी अब इन संपत्तियों की खरीद की तारीख और पैसों के स्रोत खंगाल रही है। शासन स्तर से साफ निर्देश है, अगर ये संपत्तियां रामलला के दान के पैसों से खरीदी गई हैं, तो इन्हें तुरंत कुर्क कर जब्त कर लिया जाए। कहना फंसाया गया, क्या हुआ है? अविनाश कुछ बोलना है? अविनाश बोल दो। अविनाश क्या कहोगे? अविनाश कुछ कहना है तुम्हें? कहना है तुमको? 13 घंटे की पुलिस रिमांड पर लिया गया है अविनाश शुक्ला को। ये वो शख्स है जिसके पास से करीब 20,39,000 से अधिक का कैश, 1100 से अधिक का डॉलर और कई सोना चांदी के जेवरात बरामद। इस पूरे खेल में अविनाश मिश्रा सबसे ज्यादा पुलिस की रडार पर है, जिसे चढ़ावा चोरी की जांच में कई जगहों पर अब तक पूछताछ के लिए ले जाया जा चुका है। फिर चाहे वो योगा केंद्र हो जहां पैसे मिले थे, या फिर चढ़ावा बंटवारे वाली जगहें। इसी दौरान पूछताछ में अविनाश की ब्रेजा गाड़ी की जानकारी मिली, जो अब पुलिस की सुरक्षा में पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि ये ब्रेजा कार भी चढ़ावा चोरी का पाप करने के बाद उसके पैसों से खरीदी गई थी। इस राम जन्मभूमि थाने में खड़ी इस ब्रिजा कार की तस्वीर आपको दिखाते, जरा इस ब्रिजा कार को देखिए। ये ब्रिजा कार जिसका नंबर है UP 42
AP6054। दरअसल ये ब्रिजा कार अविनाश की है, उसकी निशानदेही पर पुलिस की तरफ से बरामद की गई कार है ये, और चंदा चोरी के पैसे से ये कार खरीदी गई थी। ये देखिए पीछे की तरफ से इसका नंबर प्लेट हटा हुआ है, और पुलिस देखिए पीछे गाड़ी की स्थिति बता रही है कि काफी नई ये कार है। यह कार नगर कोतवाली क्षेत्र के ही एक सड़क पर खड़ी थी, और जब पूछताछ हुआ और इसके बाद जब निशानदेही की गई अविनाश की तरफ से, तो पुलिस ने रिमांड में लेकर तमाम खुलासे किए और इस कार को भी बरामद किया। अविनाश मिश्रा की सैलरी 17 से 20 हजार रुपए। ऐसे में सोचिए, इतने पैसे पाने वाला व्यक्ति, उसके पास इतनी संपत्ति कहां से आई। चढ़ावा चोरी के पकड़े जाने के बाद से पहले जहां 16 से 18 लाख रुपए का चढ़ावा गिना जा रहा था, अब वहीं ये चढ़ावा बढ़कर 24 से 26 लाख तक पहुंच चुका है। चढ़ावा चोरी की महालूट में शामिल लापरवाह बैंक अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों पर भी कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। एसआईटी ने पूछा है, निजी सुरक्षा एजेंसियों के हाथों में नकदी गिनने जैसा संवेदनशील काम किसके इशारे पर सौंपा गया। अयोध्या की धरती इस समय धर्म और कानून की अग्नि परीक्षा की गवाह बन रही है। देखना होगा 6 जुलाई की बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर क्या फैसला होगा। रणवीर सिंह, मुकेश सिंह सेंगर और अमित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आप बात करेंगे चढ़ावा चोरी के बंटवारा रूट की। आपको बताएंगे कि कैसे चढ़ावा की चोरी शुरू होती थी और फिर कैसे वो चोरी के आरोपियों के घर तक, उनकी पॉकेट तक पहुंच जाती थी। हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर ने उस पूरे बंटवारा रूट की पड़ताल की है और ये जानने की कोशिश की है कि आखिर कैसे चढ़ावे का पैसा बाहर पहुंचता था और फिर कैसे उसका बंटवारा होता था। रामद्रोहियों ने चढ़ावे में बंदरबाट का पूरा फूल प्रूफ प्लान तैयार कर रखा था। आप पहले ही देख चुके हैं कि राम मंदिर में चढ़ावा गिनने के दौरान कैसे चोरी होती थी, कैसे आरोपी कैमरों के आगे, कैमरों के सामने आकर चढ़ावा चोरी का गुनाह कर रहे थे। आपको हमने बताया था कि चढ़ावा चोरी करने के बाद कई आरोपी उसे मंदिर के वॉशरूम में छिपा देते थे, तो कई आरोपी रुपयों के बंडल में नोट बढ़ा देते थे और उसके बाद वो पैसे वैन के अंदर से लेकर बैंक परिसर में निकाल लिए जाने के आरोप है। इसकी पूरी पड़ताल हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर ने भी की, जिन्होंने फाइनल बंटवारे का जो बंटवारा रूट बनाया था वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसके मुताबिक ग्रीन रूम यानी काउंटिंग सेंटर, जहां पैसे गिने जाते थे, वहां से पैसों को निकालकर वॉशरूम में छिपाया जाता था। उसके बाद वहां से पैसों को निकालकर पॉकेट और मोजों में छिपाकर बाहर ले जाया जाता था। उसके बाद 14 कोसीय परिक्रमा मार्ग पर ये आरोपी जाते थे, जहां सुनसान जगह पर पैसों का बंटवारा होता था। यहां से निकलने के बाद आरोपी यहां से कई किलोमीटर दूर 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर इकट्ठा होते थे और वहां पर पैसों की बंदरबाट करते थे। अब हम आपको ले चलते हैं 14 कोसी परिक्रमा मार्ग, जहां पर आरोपी पैसों की बंदरबाट करते थे और पुलिस अविनाश को लेकर भी वहीं गई थी। अविनाश ने अपनी पूछताछ में बताया था कि आखिर पैसों की बंदरबाट कहां होती है। तो आइए आपको ले चलते हैं उस जगह पर जहां पर आरोपी पैसों की बंदरबाट करते थे। जैसा कि हमने आपको बताया, 14 कोसीय परिक्रमा मार्ग पर पड़ने वाली एक सुनसान जगह को चुना था। ये वो जगह है जो देखने में जंगल जैसी दिखती है, जहां आमतौर पर शाम ढलने के बाद कोई आता जाता नहीं था, जहां पर बैंक वालों की मिलीभगत से मिले पैसे, मंदिर में चुराए गए पैसे और कैश वैन से निकाले गए पैसे, चढ़ावा चोरी में किए गए सारे पैसों को एक जगह पर लाया जाता था। राम मंदिर में चंदा चोरी करने के बाद सभी आरोपी 14 कोसी परिक्रमा इलाके में एक का जंगल है, वहां पर जाते थे और वहां पर पैसों का बंदरबाट करते थे। मैं आपको उस इलाके में ले चलता हूं जहां पर ये पैसों का बंदरबाट करते थे और वहां से पैसे लेकर सभी आरोपी अपने अपने घरों को निकल जाते थे। सुना आपने, ये देखिए, ये वो जगह है जहां चढ़ावा चोरी के पैसों की बंदरबाट होती थी। इस जगह की पुष्टि तब हुई जब पुलिस यहां सबसे ज्यादा कैश रिकवरी वाले आरोपी अविनाश शुक्ला को लेकर पहुंची थी। पुलिस ने अविनाश शुक्ला से बंदरबाट की जगह से लेकर कैसे पैसों का बंटवारा होता था उसकी पूरी जानकारी की
पूरी पड़ताल। यहाँ पर अविनाश शुक्ला को लेकर पुलिस आई थी और काफ़ी देर तक यहाँ पर जांच की। अविनाश शुक्ला ने बताया कि इसी इलाके में वो सभी आरोपियों के साथ आता था और यहाँ पर नोटों की गड्डियों का बंदर बांट होता था। यहाँ पर एक शख्स है जो यहीं पर रहते हैं। भैया क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार यादव। दिनेश, यहाँ पर पुलिस आई थी, क्या कुछ हुआ था यहाँ पर? पुलिस वाले सर आए थे यहाँ तक, अब क्या किए ये नहीं मालूम, लेकिन यहाँ तक आए थे ऐसे, फिर उसके बाद निकल गए ऐसे। अच्छा, हाँ, और कितनी देर पुलिस रही यहाँ पर? लमसम रही थी 20-25 मिनट। 20-25 मिनट जी। और साथ में एक बंदा भी था उनके? हाँ, साथ में बंदा था। अच्छा, लमसम रहे होंगे पुलिस वाले 30। तो कुछ बता रहे थे वो जो बंदा साथ में था अविनाश नाम का, वो कुछ बता रहा था यहाँ पे? नहीं, हम लोग अपना काम कर रहे थे ना यहीं पे। अच्छा। गैरेज है। और यहाँ से निकलने के बाद आरोपी अपने अपने चढ़ावा चोरी के माल को लेकर घर चले जाते हैं। हालांकि अविनाश मिश्रा पर खुलासा हुआ है कि वो अपना कैश का पैसा योगा केंद्र में छिपाता था, जहां पुलिस उसे लेकर भी गई थी। उससे पूछा गया कि वो पैसों को कहां-कहां, कैसे, किन बक्सों और किन जगहों पर छिपाता था। जिन बक्सों से लेकर अविनाश के घर तक पुलिस ने 20 लाख रुपए से ज्यादा की रकम बरामद की। एसआईटी की जांच अभी जारी है और हर दिन के साथ नई संपत्तियों का खुलासा हो रहा है। आशंका जताई गई है कि अभी कुछ और बड़े खुलासे चढ़ावा चोरी केस में हो सकते हैं। फिलहाल उसके लिए इंतजार करना होगा। मुकेश सिंह सेंगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर राजनीति भी काफी तेज हो रही है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर तंज किया है और ट्वीट किया है। बीजेपी अखिलेश यादव को नकली राम भक्त बता रही है। क्यों तेरी नगरी है उदास, क्या फिर से चले गए वनवास। इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। क्या फिर से चले गए वनवास? सोशल मीडिया पर एक एआई वीडियो शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर कुछ इस तरह तंज कसा। क्या फिर से चले गए वनवास। अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर भगवान राम का एक एआई वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो के जरिए उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि मंदिर के भीतर जो भी कुछ हो रहा है उससे आहत होकर भगवान एक बार फिर अयोध्या छोड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए लिखा, क्या फिर से चले गए वनवास। क्या फिर से चले गए वनवास। फिर वापस आओ दशरथ के इस वीडियो में भव्य राम मंदिर से भगवान राम जाते हुए दिख रहे हैं और दुखी जनता भगवान से वापस न जाने की गुहार लगाते दिख रही है। लेकिन राम किसी की भी सुने बिना वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद अयोध्या की दिवाली और दीप सब सूने हो जाते हैं। जनता रो बिलख रही है। इस वीडियो में कुछ लोग मंदिर का खजाना गिनते दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस वीडियो के जरिए राम मंदिर चढ़ावा चोरों पर एक तंज कसा है कि कैसे इन सब से नाराज भगवान राम फिर से अयोध्या छोड़कर चले गए। इससे पहले भी अखिलेश यादव राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में कई टिप्पणियां कर चुके हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। वहीं बीजेपी का इस पर कहना है कि ये नकली राम भक्त हैं। इन लोगों को श्री राम जन्मभूमि मामले में बोलने का अधिकार नहीं है। अखिलेश यादव जी को श्री राम जन्मभूमि मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और जिस प्रकार से वो बयानबाजी कर रहे हैं मैं उसकी निंदा करता हूं। कोई मामला होता है तो उसकी एसआईटी जांच चल रही है। एफआईआर करके पुलिस ने जो दोषी अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार भी किया है और उसकी गहराई से जांच करने का काम चल रहा है।
इसलिए श्री राहुल गांधी हों, चाहे श्री अखिलेश यादव हों, और चाहे जो भी श्री राम मंदिर निर्माण के विरोधी हैं, वह श्री राम जन्मभूमि मंदिर मामले में अपने जुबान बंद कर रखें तो अच्छा रहेगा। नकली सनातनी 27 के वोटों पर उनका ध्यान है, इसीलिए अरे पकड़ने का काम भी योगी जी की सरकार ने ही कर रही है और करेगी, और किसी को बख्शा भी नहीं जाएगा। लेकिन ये नकली लोगों से सावधान होने की जरूरत है देश के सनातनियों को। तो इस तरह राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़ा ये मामला अब सिर्फ एक आपराधिक जांच नहीं, बल्कि यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब देखना होगा कि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में क्या बड़े खुलासे होते हैं और यूपी की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस पूरे मामले में विश्व हिंदू परिषद ने भी सवाल उठाए हैं। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि हिंदू समुदाय को बदनाम करने की साजिश चल रही है। देश के राजनेताओं ने इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, सरकार, संगठन और ट्रस्ट, इनके द्वारा देश की जनता को और भविष्य को पक्का न्याय मिलेगा, इस पर भरोसा करके प्रतीक्षा करनी चाहिए। वहां चढ़ावे में चोरी हुई तो किसको दुख नहीं हुआ, किसको आघात नहीं हुआ। जिनके जिम्मे पैसे गिनने का काम था वो ही अपने कपड़ों में छुपा करके चोरी करते रहे। शर्मनाक है। दत्ता जी ने ये कहा है। फिर क्या होना चाहिए? तो ऐसे सब चोर और उनके गिरोह के लोग पहचाने जाने चाहिए, पकड़े जाने चाहिए और जेल जाने चाहिए। यह दूसरी बात कही है। तीसरी बात की इस घटना से शिक्षा लेकर के जल्दी से जल्दी वहां की व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाना। एक पैसे की भी चोरी नहीं हो सके, ऐसे सिस्टम्स करना, अधिक से अधिक सुविधा मिले यात्रियों को, इसकी व्यवस्था करना, और वहां का वातावरण पवित्रता और आध्यात्मिकता का हो, ये आगे होना चाहिए। और आगरा के एक घर में पुलिस कुदाल और फावड़े चला रही है, क्योंकि वहां पर बदबू इतनी जबरदस्त थी कि खुदाई करने वालों को उल्टियां होने लगी। लेकिन जब फर्श टूटा तो नीचे से निकला भरोसे का कत्ल। वो खौफनाक सच जिसे देखकर पुलिस सन्न रह गई। सामने था एक पत्नी के पाप का पाताल। आगरा का पौश इलाका सिकंदरा, प्राक्षी टावर का मकान। यहाँ घर के बाहर भीड़ का समंदर है। हर शख्स एक अजब से सस्पेंस का शिकार है और घर के अंदर खुदाई चल रही है। पुलिस की मौजूदगी में सबसे खौफनाक सच की खुदाई। ये खुदाई, पुलिस की मौजूदगी में सबसे खौफनाक सच की खुदाई। ये खुदाई कहने के लिए तो जमीन की हो रही है, लेकिन असल में भरोसे के कत्ल के सबूतों की खुदाई है, जिसमें आरोप एक पत्नी पर है। एक एक गुनाह सामने आए उससे पहले देखिए यहाँ खोदते हुए उस शख्स को उल्टियां इसे बर्दाश्त नहीं हो पाया और इसका दिमाग चकरा गया। लेकिन पुलिस तो ठहरी पुलिस, काम तो करना ही है। पुलिस खुदाई वाली जगह पर पहुंची और फिर हुआ खुलासा, जिसे सुनकर यहाँ मौजूद समूचा मोहल्ला, उसका कलेजा कांप गया। पता चला कि इस घर के मालिक सुरेंद्र शर्मा का शव बाथरूम में यानी वॉशरूम में यहाँ दबा हुआ है। जी हाँ, इस घर के मालिक का शव यहाँ से बरामद हुआ। इस घर के मालिक सुरेंद्र शर्मा थे। सुरेंद्र शर्मा अचानक 26 मई 2026 को लापता हो गए थे। हर तरफ कोहराम मचा था। पुलिस पे गुमशुदगी दर्ज थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती रही।
रिश्तेदारों से बात करती रही, लेकिन सुरेंद्र का कोई सुराग नहीं मिला। इस बीच सुरेंद्र की पत्नी रूबी दिन रात आंसू बहा रही थी। वो रो रही थी, तड़प रही थी और हर आने जाने वाले से कह रही थी वो किसी काम से बाहर गए हैं, जल्द ही लौट आएंगी। और रूबी का ये नाटक 2-4 दिन नहीं, पूरे 45 दिन तक चलता रहा। लेकिन मृतक सुरेंद्र के भाई अनिल शर्मा को सुरेंद्र की पत्नी रूबी पर शक हुआ। अनिल ने रूबी पर दबाव बनाया, उससे तीखे सवाल पूछे गए। सवालों की बौछार हुई तो रूबी के चेहरे का नकाब उतर गया। उसने जो सच उगला उसे सुनकर अनिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। रूबी ने ठंडे दिमाग से कबूल किया कि सुरेंद्र अब इस दुनिया में नहीं है और वो कहीं बाहर नहीं गए हैं, बल्कि इसी घर के बाथरूम के फर्श के नीचे दफन है। पति की लाश आसपास थी, घर में ही थी, लेकिन वो नजर किसी को नहीं आ रही थी, क्योंकि पत्नी ने रच डाला था पति के खिलाफ ही सबसे बड़ा दृश्य। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भारी फोर्स और फॉरेंसिक टीम के साथ प्राक्षी टावर पहुंचे। बाथरूम में फावड़ा और कुदाल चलना शुरू हुआ। नया नया लगा प्लास्टर और फर्श तोड़ा गया तो नीचे से जो मंजर निकला उसने पुलिस वालों के होश उड़ा दिए। करीब 1.5 महीने पुराना सुरेंद्र का शव उसी गड्ढे से बरामद हुआ। रूबी ने पति की जान लेने के बाद लाश को गड्ढे में डाला, ऊपर से मिट्टी भरी और फिर बड़ी चालाकी से उस पर पक्का प्लास्टर करवाकर नया फर्श बनवा दिया, ठीक दृश्यम फिल्म के विजय की तरह, ताकि किसी को कानो कान भनक ना लगे और बदबू भी बाहर ना आए। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि महिला ने अपने पति के शव को घर के बाथरूम में दफना दिया था और ऊपर से प्लास्टर करा दिया था। फिलहाल आरोपी पत्नी रूबी को हिरासत में लिया गया है। उससे गहन पूछताछ हो रही है। मौत किन परिस्थितियों में हुई और इसके पीछे की वजह क्या थी, इसका पता लगाया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया। शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है और अभियुक्ता को, जो कि मृतक की पत्नी है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर 26 मई की उस काली रात को प्राक्षी टावर के उस फ्लैट में क्या हुआ था? क्या रूबी ने अकेले इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया या फिर इस दृश्यम के पीछे कोई और भी मास्टरमाइंड है? सुरेंद्र की मौत गला घोटकर हुई, जहर देकर हुई या किसी भारी चीज से वार करके उसको मारा गया? इन तमाम सवालों के जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की कड़ाई से होने वाली पूछताछ में छिपे हैं, जो जल्द ही सामने आ जाएंगे। आगरा से लक्ष्मीकांत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान गिर सोमनाथ और जूनागढ़ जिलों के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जूनागढ़, सोमनाथ, नवसारी और वलसाड़ में खूब बारिश हो रही है। इस भारी बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ये खौफनाक तस्वीरें जूनागढ़ की हैं। जूनागढ़ में इन दिनों बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। मेंदरडा समढियाला रोड का हाल देखिए। एक कार सैलाब में फंस गई। सूचना मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। फंसे हुए वाहनों में 19 लोग सवार थे और सभी को कुछ इस तरह से सुरक्षित बचाया गया। जूनागढ़ की एक और तस्वीर देखिए। भारी बारिश के बाद मलियाहा टीना तालुका में एक बड़ा हादसा टल गया। तेज बहाव में एक ST बस फंस गई, जिसे JCB से निकाला गया। जूनागढ़ के मांगरोल में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। यहाँ 2 दिन में 40 इंच बारिश हुई है, जिसके बाद हाल ये है कि सागर दर्शन सोसाइटी में 8 फीट तक पानी भर गया है। घरों के दरवाजे पानी में डूब चुके हैं। सोसाइटी में भी लोगों को नाव लेकर घूमना पड़ रहा है। NDTV की टीम ने ग्राउंड पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। अब जो दृश्य बता रहा हूं वो सागर सोसाइटी का है। सागर सोसाइटी में ये जो लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, ये बोट के माध्यम से लोग अपने घर तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात तो ये है कि अभी तक भी स्थानीय तंत्र ये सागर सोसाइटी में नहीं पहुंचा है कि क्या स्थिति है, क्या जायजा लिया कि क्या। आप पीछे देखेंगे जो बच्चे हैं वो बोट का उपयोग करके जो अपने घर जा रहे हैं, जो दृश्य दिखा रहा हूं मैं,
और ये सागर सोसाइटी है, पूरे बाढ़ से भरी हुई है। पानी कब उतरेगा, लोग स्थानीय के लोग इनका इंतजार कर रहे हैं। लोग अपने घर में बैठे बैठे ये बाढ़ की स्थिति देख रहे हैं। गिर सोमनाथ के सुत्रापाड़ा में 3 दिनों में 25 इंच बारिश हुई है। वडोदरा झाला गांव के खेत और घर पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। पूरे गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ड्रोन फुटेज में जल भराव का भयावह नजारा सामने आया है। खेत खलिहान सब पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। नवसारी में लगातार दूसरे दिन भी बारिश जारी है। जल जमाव की वजह से 34 सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गई हैं। गुजरात के वलसाड में भी आफत की बारिश। 2 घंटे में करीब 6 इंच बरसात हुई। इलाके में भारी जल जमाव के बाद लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि घरों में किस कदर पानी भर गया है। सूरत में मूसलाधार बारिश की वजह से ताप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते रांदेर और सिंगलपुर को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण वियर कम कॉजवे पानी में डूब गया है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इस मार्ग को फिलहाल पूरी तरह बंद कर दिया है। फिलहाल हम पहुंचे हैं सूरत के वियर कम कोजवे पर, जहां की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये वियर कम कोजवे है। ये जो कोजवे है ये रांदेर और सिंगनपुर जो 2 इलाके हैं उनके बीच में जोड़ता हुआ पुल है। और यहाँ पर ताप्ती नदी के जो पानी है उसको कुछ हद तक स्टोरेज किया जाता है। लेकिन इस वक्त जब ऊपरी क्षेत्र में भारी बारिश है और भारी बारिश के चलते कहीं ना कहीं जो पानी का जो बहाव है वो ताप्ती नदी में होते हुए इसी के थोड़े दूर पर आए हुए समुद्र में जाकर मिलता है। तो जब पानी का लेवल बढ़ा है, 6 मीटर इसका लेवल था वियर कम कोजवे का, और इस वक्त फिलहाल 6.90 के लेवल पर यह ताप्ती नदी का पानी वियर कम कोजवे के ऊपर से ओवरफ्लो हो रहा है। तो इस तरह गुजरात में मॉनसून इस वक्त अपने सबसे रौद्र रूप में है। जूनागढ़ और सोमनाथ से लेकर दक्षिण गुजरात के नवसारी और वलसाड तक बादल जमकर बरस रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए भी अलर्ट जारी किया है, यानी मुसीबत अभी टली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। धीरे धीरे चलाओ भाई। महाराष्ट्र भी मानसून की बारिश से होती परेशानियां झेल रहा है। मुंबई, ठाणे, कोंकण और राज्य के कई हिस्सों में कल रात से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में निचले इलाके डूबे हुए हैं, सड़कें समंदर बनी हैं, लोकल ट्रेनों की रफ्तार भी थमसी गई है। अंधेरी, विक्रोली, नवी मुंबई, कल्याण, भिवंडी। महाराष्ट्र के जिले इन दिनों भारी बारिश और जल भराव से जूझ रहे हैं। कहीं नदियां उफान पर हैं, तो कहीं सड़कें ही नदियां बन गई हैं। सबसे पहले देखिए मुंबई का हाल। यहाँ भारी बारिश की वजह से अंधेरी का सबवे पूरी तरह से पानी में डूब गया है। हम इस समय मुंबई के अंधेरी इलाके में हैं और अंधेरी का ये सबवे एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यहाँ पर जोरदार तरीके से हो रही बरसात के चलते अंधेरी सबवे पूरे तरीके से आपको जलमग्न नजर आएगा। मुंबई का एक निचला इलाका यानी एक लो लाइंग इलाका, इसके टोपोग्राफी के चलते BMC इस पर हर साल जितना काम करे, लेकिन बरसात में यहाँ पर महज 10 मिनट की बारिश के चलते ये सबवे बंद कर दिया जाता है। और फिलहाल आप देख रहे हैं कि जोरदार बारिश इतनी हो रही है कि अंधेरी सबवे आधा पानी में डूब चुका है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर पानी इस कदर बह रहा है कि लग ही नहीं रहा कि ये कोई हाईवे है। हम इस समय मुंबई के अंधेरी इलाके के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मौजूद हैं, लेकिन आपको ये हाईवे ना लगकर एक गांव या खेड़े का रास्ता लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पानी है वो पूरे तरीके से इकट्ठा हो गया है। आप देखें कि साइकिल पूरी आधी डूब चुकी है और यही बरसात के चलते आप देखें कि मुंबई के ज़्यादातर जो निचले इलाके हैं आपको इसी प्रकार पानी में जलमग्न नजर आएंगे। मुंबई के विक्रोली इलाके में भी भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से भयंकर जल भराव हुआ है। सड़कें पानी में डूब गई हैं। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
फिलहाल मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के विक्रोली इलाके में, और विक्रोली इलाके का ये जो रास्ता है विक्रोली स्टेशन की ओर से विक्रोली पुलिस थाने की ओर जाता है। और हम तस्वीरें आपको बताते हैं, ये मुंबई का एक विकास पुल जो है उसके तरफ विक्रोली में रास्ता जाता है। ये रास्तों पर भी रास्ते पर पानी भरा हुआ है, कई सारी गाड़ियां लोग रोक कर यहाँ से पैदल जा रहे हैं, और दूसरी जो गाड़ियां है ऑटो रिक्शा है उनको भी पानी में से रास्ता निकालना पड़ रहा है। ये तस्वीरें मुंबई के चैम्बूर इलाके की हैं। यहाँ फिर से एक पेड़ गिरा है। इससे पहले इसी इलाके में पेड़ गिरने से 11 साल के मासूम की जान चली गई थी। इस हादसे के बाद पेड़ों को काटने की एक मुहिम शुरू की गई थी, लेकिन अब भी पेड़ गिरने के हादसे बरकरार हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ये बड़ा पेड़ एक गाड़ी पर जा गिरा है। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। मुंबई से सटे ठाणे में भी हालात बेहद खराब हैं। यहाँ भारी बारिश हो रही है और सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी हुई हैं। लोगों की दुकानों मकानों में पानी घुस गया है, जिससे काफी दिक्कतें हो रही हैं। बारिश के वजह से पूरा पानी भर गया है, और इसमें जो दुकानदार है वो दुकान में भी पानी भर चुका है, और इस वजह से दुकानदारों का माल का और कस्टमर का दोनों भी नुकसान हो रहा है। और जो ग्रामीण से कई भाजी वाले हैं कि जो रोज़ के यहाँ भाजी बेचने ही आते हैं और ख़रीदने भी आते हैं, उनका भी जो माल आज सुबह सुबह लेके आए, और सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम पे जो माल वो बेचने के लिए लेके आए उनको अभी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। कल्याण का हाल देखिए, सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं। सड़क पर वाहनों को चलने में भी काफी परेशानी हो रही है। इस वक्त हम हैं कल्याण के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक परिसर में। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जल जमा हुआ है, और इसी पूरे सड़क पर एक तरह से सड़क को नदी का स्वरूप दिखाई दे रहा है। फिलहाल बारिश हो रही है। प्रशासन का दावा था कि नाले सफाई इन इलाकों में हुई है, लेकिन जिस तरह से लोगों के घरों में पानी भरा है, सड़कों पर पानी भरा है, महापालिका द्वारा जो दावे किए जाते हैं उस दावे की पूरी तोड़ फोड़ होती दिख रही है। नवी मुंबई में हाल ये है कि जल भराव के चलते भारी ट्रैफिक जाम लग गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं नवी मुंबई नेरुल का इलाका है। यहाँ पे 1.5 से 2 फुट का पानी भरा हुआ है, और आप इस नजरिया को देख सकते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक जाम हुआ है। ऑटो रिक्शा जो है यहाँ से पीछे बंद पड़ी, उसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक हुआ है। नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कुछ लोग हैं यहाँ से मैनहोल खोल के पानी किस तरह से कम हो जाए इसकी जो कोशिश में लगे हुए। महाराष्ट्र के भिवंडी की तस्वीरें देखिए। नदियों के उफान पर होने से हालात बेहद खराब हैं। सड़कें जलमग्न हैं, घरों में पानी घुस आया है। ये तस्वीर देखिए, कार आधी पानी में डूबी हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का स्तर कहां तक पहुंच गया है। लोगों के घरों के दरवाजों के ऊपरी हिस्से भी नजर आ रहे हैं। इस तरह से पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त तेज बारिश और जल भराव से हालात बेहद खराब हैं। लगातार हो रही इस बारिश की वजह से गाड़ियां पानी में फंसी हैं और दफ्तर जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ घंटे महाराष्ट्र के लिए बेहद भारी रहने वाले हैं। प्रशासन की टीम अलर्ट पर है, लेकिन अगर बारिश इसी तरह जारी रही तो हालात और बिगड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि असली पापियों को सजा देगा सत्य। अयोध्या और देश कभी नहीं करेगा इन्हें माफ। सुरंग जीवियों को बाहर आना ही पड़ा, अपयश का पानी गले तक भर गया है। 140 करोड़ देशवासी पूछ रहे हैं सवाल। खुद को बचाने के लिए रची है साजिश। महापाप के दोष से बचने की कोशिश। बंटवारे की लड़ाई खोलेगी सारे राज। तो अभी खबरों में इतना ही। छोटा सा ब्रेक और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।